नहीं आएगा, ऐसे इन सबको नहीं सीखने को मिलेगा। हम चाहते हैं कि तुम सवाल कोई भी पूछो सब लोग सीखे। तो तुमने कहा बुध, तो ये बताओ बुध के बारे में जो सवाल तुम पूछना चाहती हो वो उस चार्ट में एसेंडेंट कौन है? एसेंडेंट तो मंगल है। नहीं, एसेंडेंट राशि का नाम बताओ। वृश्चिक। वृश्चिक वृश्चिक लग्न का चार्ट है। तो आप सब लोग ध्यान से सुनो, 8 नंबर का चार्ट है। तो 8 नंबर के चार्ट में 3 और 6 नंबर की राशि कहाँ पे पड़ेंगी, क्योंकि इनका सवाल बुध से रिलेटेड है। तो बुध से सवाल का जवाब देने से पहले बुध जिन डोमेन्स को, जिन सिग्निफिकेटर को, जिन घरों का मालिक है, पहले हम उनको समझें। तो 8 नंबर की राशि में छठी राशि पड़ती है 11वें स्थान पे, यानी बुध के पास इच्छा पूर्ति, गेम्स, बड़े भाई, नेटवर्किंग, आय का हाउस हो गया। और तीसरी राशि कहाँ पड़ेगी बताओ भाई? अष्टम में, यानी गूढ़ विद्या, ससुराल, ट्रांसफॉर्मेशन, बीमा, लाइलाज बीमारियां, अकल्ट, इन सब का हाउस हो गया। यानी अब रिश्ता कहाँ बन रहा है? अकल्ट का रिश्ता, ट्रांसफॉर्मेशन का रिश्ता, ससुराल का रिश्ता, पत्नी के धन का रिश्ता इच्छा पूर्ति से बन रहा है, स्पाउस के धन का रिश्ता, स्पाउस की बोली, इन सब का रिश्ता 11th हाउस से बन रहा है। अब अगला जो वैलिड क्वेश्चन आता है कि क्या बुध जो है स्कॉर्पियो लग्न में कारक है, मारक है, न्यूट्रल है? तो अष्टमेश होके तो इतना ज्यादा नहीं दिक्कत करेगा जितना एकादशेश होके दिक्कत करेगा। अष्टम भी बुरा हाउस है और एकादशेश तो परम पापी होता है। एक मिनट रुको जरा, शैली को करो अनम्यूट। अभी तुम रुकी रहना नीलम, जरा शैली को उससे एक सवाल पूछें। अमरुद भैया शैली को अनम्यूट करो। यस शैली मैम, ये बताओ ये जो 11वां हाउस होता है या 11वीं राशि या 11वां हाउस, ये परम पापी क्यों कही गई है ज्योतिष में? आवाज नहीं आ रही अमरुद भाई शैली की। अनम्यूट तो है शैली जी। हाँ शैली जी बताइए, 11th हाउस राशि परम पापी क्यों है? क्योंकि 11th हाउस तो बड़ा अच्छा होता है, गेंस कराता है, आय कराता है, नेटवर्क कराता है, बड़े भाई का सुख बताता है, फिर इसको परम पापी क्यों बोला गया है? कोई बात नहीं, मुनीश को करिए अनम्यूट। शैली ध्यान तो नहीं है? अनुज भैया सॉरी टू बॉदर यू अगेन एंड अगेन, मुनीश भाई को कर दीजिए अनम्यूट। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ मुनीश भाई, कुछ आइडिया, वाइल्ड गेस या एग्जैक्ट आंसर? ये डिजायर्स के लिए सर जाता है, तो डिजायर परम पापी सर, ये सर काम त्रिकोण, डिजायर बढ़ जाती है ना, तो फिर डिजायर तो प्रॉब्लम ही होगी। बहुत सही, नजदीक तक हम पहुंचे। इसीलिए हम तुम लोग से हमेशा क्या बोलते हैं कि ज्योतिष बनने के लिए दर्शन, पॉलिटिक्स, फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी, फिजिक्स, साइंस, कुकिंग, बेकिंग, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी सब पढ़ना चाहिए। तो अगर तुमने बौद्ध दर्शन पढ़ा होता 8वीं की क्लास एनसीईआरटी की, तो उसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म जब पढ़ाते हैं तो सबसे पहले क्या 5 ट्रूथ में क्या सिखाते हैं? डिजायर्स आर द कॉज ऑफ सफरिंग, डिजायर्स आर द कॉज ऑफ सफरिंग, बुद्ध महाराज कह गए चिल्ला चिल्ला के अपने आगम और निगम ग्रंथों में। तो दर्शन पढ़ोगे जब, दर्शन बुद्ध दर्शन है ना पूरा, जैसे वैशेषिक दर्शन है, अलग अलग 66 दर्शन है ना हमारे हिंदू इंडिया में, तो उसमें जब बौद्ध दर्शन तुम पढ़ते तो उसमें वैसे भी कहा गया डिजायर इच्छा पूर्ति। क्योंकि अब ये तो हो गया बौद्ध दर्शन की बात, अब हम तुमको वैदिक दर्शन बताते हैं, वेदांत। अभी तुम में से पूछेंगे तुम लोगों का दर्शन क्या, बता नहीं पाओगे। तुम लोग सनातन सनातन चिल्लाते रहते हो, लेकिन दर्शन तुम लोग को अपना नहीं पता क्या। हम लोगों का सबका दर्शन है वेदांत, वेद को मानने वाले वेदांती। तो हम लोग का दर्शन क्या है? हम लोग तो वेद से निकलते हैं, वेद को मानते हैं, तो हम लोग का दर्शन वेद है। ठीक है, हम लोग वेदांती हैं, वेद, हम लोग का दर्शन क्या है? वेद हो गया। तो अब वेद क्या कहता है? वेद कहता है कि हर इंसान को जो मृत्यु लोक में आता है उसको प्रयास करना चाहिए, अच्छे कर्म करके अपने पुराने लफड़ों को निपटा के मोक्ष के प्रति अग्रसर होना चाहिए, साल्वेशन पाना चाहिए। तो लेकिन अब तक तुम इच्छाएं करोगी, हाय मेरा लड़का, हाय मेरा मकान, हाय मेरी गाड़ी, तो कहाँ से मोक्ष मिलेगा? इच्छाएं रह गई तो मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। इवन मोक्ष की इच्छा भी रह गई तो भी मोक्ष, कोई इच्छा मतलब मोक्ष नहीं। मोक्ष की इच्छा रखना भी इच्छा है, तब भी दर्शन, तब भी मोक्ष नहीं मिलेगा। तो इच्छा जब बिल्कुल न्यूट्रल जीरो हो जाती है तब मोक्ष मिलता है। और 11th हाउस इसीलिए परम पापी कहा गया है ज्योतिष में, क्योंकि किसी भी प्रकार की मरते समय तुम्हारी जो इच्छा होगी वैसे ही तुम उसी सिचुएशन का जन्म तुम्हें अगली बार मिल जाएगा। तो इच्छाएं ना होना ही मोक्ष का द्योतक है,
जीते जी मोक्ष हो सकता है अगर इच्छाएं खत्म हो जाए। तो इच्छाओं के कारण हम ये 12 हाउस की जर्नी बार 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 अच्छा बुरा करते रहते हैं, क्योंकि इच्छा नहीं खत्म होती है किसी भी छोटी से बड़ी चीज की। लड़का हो जाए तो पता लगा 4 अबॉर्शन कर डालते हैं, मकान मिल जाए तो उसके लिए गलत पेपर लगा देते हैं। तो हम कर क्या रहे हैं? हम इच्छाओं के गुलाम हैं। इसलिए 11th हाउस ज्योतिष में परम पापी है, वो ही तुमको 12th हाउस में एस्टेब्लिश होने से रोकता है। क्योंकि इच्छाएं रहेगी तो तुम उनके चक्कर में फंसे रहोगे, फिर तुमको भगवान को याद करोगे। इसलिए 11th हाउस बहुत खराब कहा गया है। लेकिन किसके लिए? सन्यासियों के लिए, जिनके अंदर जागरण हो गया है, जिनके अंदर कॉन्शियस जग गया है। हमारे तुम्हारे जैसे के लिए 11th हाउस वरदान है। आओ लाओ और करोड़ दे जाओ और पैसा दे जाओ और बैच तुम लोग ज्वाइन कर लो और हमको अमीर करो। ठीक है, तुम्हारी जेब खाली होती जाए सबकी। ठीक है, तो तुम्हारी खाली, तुम बदले में तुम लोग ज्ञान पाते जाओ। तुम्हारी ज्ञान पाने की इच्छा है तो हमको धन पाने की इच्छा है, दोनों बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को। जी जी जी। हेलो गुरुजी, हाँ बोलो। सवाल ये था कि मेरे को जैसे वो डिग्री आप बताते हैं ना कि चंद्रमा की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, वो नहीं समझ। अरे उनमें कहा है सर, मेरे तो बता दो पूरा। अच्छा सॉरी, देखो तुमको घुमाते घुमाते कहाँ तक ले गए। हाँ बिटिया, तुम्हारा सवाल खत्म, भूल गए। इन लोगों को बताने के चक्कर में। मेरा तो पूरा बता दो। बताओ। नहीं पूछ रहा है कि अगर मरकरी तो अब मरकरी अगर अष्टमेश होके 6 में बैठता है तो अपने से लाभ में आ गया, तो उसमें ऑकल्ट में लाभ हो सकता है उस बंदे को, मतलब उसको अकड़ से लाभ हो सकता है, ससुराल से प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो सकता है, ससुराल से प्रॉपर्टी मिल भी सकती है। लेकिन क्योंकि इच्छा पूर्ति का भी प्लेनेट है, वो अपने से एर्थ गया हुआ है। देखो 11th का लॉर्ड भी तो फिर अपने से एर्थ गया है। दोनों एस्पेक्ट देखो ना, 11th का लॉर्ड अपने से एर्थ गया है और जो है एर्थ का लॉर्ड अपने से 11th गया है। तो 11 और 8 बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अकड़ के लिए तो बढ़िया है बिटिया ये। क्योंकि 6th हाउस जो होता है वो हमारे डेली रूटीन और डेली प्रोफेशन को भी इंगित करता है। प्रोफेशन कहाँ से आ रहा है? अष्टमेश से और नेटवर्किंग और सर्कल से, यानी जान पहचान के सर्कल में, मीडिया सर्कल से एस्ट्रोलॉजी करके भी आ सकता है पैसा। 6th हाउस तो प्रोफेशन भी बताता है ना, ऑनलाइन से भी आ सकता है, मतलब लाइन से भी आ सकता है। इसमें बिटिया सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? इसमें जो सबसे बड़ा फायदा है, तुम्हें समझाया कैसे जी? ये बताओ, 7th जो है अपोनेंट है, पत्नी है, और अपोनेंट है वो बिजनेस पार्टनर है, यानी मी एंड अदर्स। जैसे तुम सब अदर्स हो तो तुम सब 7th हो इसमें, मैं अगर लग्न हूं तो तुम सब 7th हो। तो 7th अपना धन कहाँ रखता है? 8th हाउस में। वेरी गुड। और 7th हाउस अपना पैसा खर्च कहाँ करता है? 6 पे। वेरी गुड। 6th हाउस तुम्हारा क्या है? डेली रूटीन का है। तो वो जो अपना पैसा खर्च कर रहा है वो तुमको प्राप्त हो रहा है। इसलिए केपी में क्या कहते हैं, 6th, अगर तुम्हें पैसा मिलना है तो तुम्हारा 6th हाउस एक्टिवेट होना चाहिए, क्योंकि सामने वाले का खर्चा है ना। तो सामने इसका मतलब सामने वाले का पैसा सामने वाले के खर्चे में जा रहा है, वो तुम्हारा 6th हाउस है जो कि डेली रूटीन का है। तो तुम डेली रूटीन में सामने वाले का पैसा निचोड़ रही हो ऑटोमेटिकली। ठीक है, समझ में आया? तो बढ़िया कॉम्बिनेशन है ये। वो ऐसे निचोड़ तो नहीं हूँ, लेकिन वो और तरह से निचोड़ रही हूँ। वो हम तरीका बता देंगे, उससे और एक्टिवेट हो जाएगा। फिर एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है। बढ़िया, तो बड़ा पता। अच्छा पूछो जल्दी से। अच्छा नहीं करती, चलो ठीक है, आप रेस्ट कर लेना, अभी और सब क्लास टाइम होगा। कोई बात नहीं, थैंक यू। मुनीष जी आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी गुरुजी, हाँ, वो जब चंद्रमा का जो बताया था ना आपने, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में क्या होता है, वो मतलब तब क्या होता है? अब हमको ऐसा लगता है मुनीष कि हमको एक 3-4 महीने का कोर्स लाना ही पड़ेगा तुम लोग के लिए। क्योंकि यार देखो, अगर बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो हम कैसे तुम्हें समझाएंगे मेरे बच्चे। नहीं चलो समझा दे रहे, तुमने सवाल पूछा तो हमारी आदत रही है कि हम तुम्हें छोड़ दे बीच में। ये बताओ कि जब अमावस होती है तो सूर्य चंद्र जो है कहाँ पे होते हैं आकाश में? अमावस इकट्ठे इकट्ठे होते अब रट लो ये बात कि सूर्य चंद्र जो है अमावस में इकट्ठे होते हैं। पूर्णिमा जब होती है तब सूर्य चंद्र कहाँ होते हैं? ऑपोजिट। वेरी गुड, यानी समसप्तक 180 डिग्री अपार्ट। तब पूर्णिमा होती है और दोनों जो साथ होते हैं तो अमावस होती है। तो अमावस के बाद जब चंद्रमा आगे जाता है, क्योंकि सूर्य तो जो 30 दिन में राशि बदलता है, एक दिन में 1 डिग्री चलता है, और चंद्रमा एक दिन में करीब एक दिन में 13 डिग्री चलता है। तो जैसे ही अमावस से चंद्रमा सूर्य को छोड़ के आगे निकलता है, शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाता है। यानी सूर्य से 7 घर आगे तक अगर चंद्रमा है तो चंद्रमा जो है शुक्ल पक्ष का है।
जिस राशि में भी तुम्हारा सूर्य स्थित है, जिस भाव में भी तुम्हारा सूर्य स्थित है, वहां से आगे 7 घर तक चंद्रमा अगर है तो वो शुक्ल पक्ष का है। 7वें घर से लेके सूर्य के घर तक अगर चंद्रमा पीछे से आ रहा है तो वो कृष्ण पक्ष का है, क्योंकि पूर्णिमा के बाद चंद्रमा ढलना शुरू हो जाता है, अमावस के बाद चंद्रमा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यानी कि सूर्य से आगे के 7 घर शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा यानी 7वें घर से लेके सूर्य तक कृष्ण पक्ष। ये एक आसानी से देख। अच्छा अब एक बात बताओ, अक्षय तृतीया, अच्छा अक्षय तृतीया से तुम कंफ्यूज हो जाओगे, अभी समझ में आ गया? हाँ, लेकिन आपने एक और चीज बताई थी चंद्रमा के बारे में कि उसमें प्रेडिक्शन में भी आपने कुछ बताया था कि मतलब अगर इतने का हो, शुक्ल पक्ष का हो, तो वो कुछ अलग रिजल्ट देता है। अरे यार तुम भी बड़ा, तो उसमें क्या है, चंद्रमा को क्योंकि पक्ष बली होता है, जैसे सूर्य को अयन बल मिलता है, आज की तारीख इसके लिए बहुत बढ़िया है, आज से सूर्य जो है वो उत्तरायण हो गया, यानी कि सूर्य अब बेटर कंडीशन में गया। सूर्य 6 महीने सूर्य उत्तरायण रहता है, 6 महीने सूर्य दक्षिणायन रहता है। तो दक्षिणायन में सूर्य को कमजोर माना जाता है, उत्तरायण में सूर्य को मजबूत माना जाता है। तो सूर्य को अयन बल प्राप्त होता है बलों में, ज्योतिष में, यानी सूर्य अगर उत्तरायण का है चार्ट में किसी के तो मजबूत कहा जाएगा, यानी अब से 6 महीने जिनका जन्म होगा नॉर्मल नेचुरल कहा जाता है कि उनका सूर्य मजबूत है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के 6 महीने में जन्म लेगा तो सूर्य वाले वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। उसी प्रकार चंद्रमा जो होता है, क्योंकि जब चंद्रमा बढ़ रहा होता है, और इसमें भी एग्जैक्ट नहीं कि अमावस के अगले दिन से ही पावर आ जाएगी, उसके लिए भी पर्टिकुलर डेट्स है। वो जब थोड़ा सा चंद्रमा वैक्सिंग और वीनिंग होता है, चंद्रमा घटता है तो अमावस के बाद चंद्रमा बढ़ना शुरू करता है, साइज में बड़ा होता है। तो जब कोई चीज साइज में बड़ी हो रही है तो उसको पावर मिल रही है, और साइज में घट रही है तो पावर घट रही है। तो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा घटता है, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता है, और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। तो जब सूर्य से आगे निकलता है तो सूर्य और चंद्रमा को अयन बल प्राप्त होता है, अयन सॉरी देखो अब 2 घंटा हो गया, चंद्रमा को पक्ष बल प्राप्त होता है। तो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बली कहलाता है, और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा कुछ वीक कहलाता है। अब श्री कृष्ण भगवान तो कृष्ण पक्ष में ही पैदा हुए थे, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सारी चीजें हैं, लेकिन पक्ष चंद्रमा को पक्ष बल प्राप्त होता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के हिसाब से चंद्रमा किस तिथि के हिसाब से पता चलता है। तो अभी कुछ आइडिया क्लियर हुआ? जी सर, लेकिन वो प्रेडिक्शन में सर कैसे हुआ कि मतलब डिग्री कम है तो कम प्रभाव होगा, ऐसा कुछ या ज्यादा डिग्री का है? हम तुमको आसान तरीके से समझा देते हैं। तुम एग्जाम देने गए हैं, और तुमको पता है कि घर में माता जी बीमार है, और घर में उनकी दवाई को लाने का पैसा नहीं है, और हमारा खेत की कल नीलामी होनी है, कल जो है सरकारी डुगडुगी पिटेगी, और पिताजी विदेश गए, उनका पता ही नहीं चल रहा 6 साल से। तो अब बताओ तुम्हारे माइंड में एग्जाम देते समय कितनी पावर है? कम पावर है ना। तुम तो वही हो ना। अब तुम जो है अपनी शादी का प्रपोजल लेके अपने ससुर के पास गए। तुमको पता है मेरा एक भाई जो है चीफ जस्टिस है, मेरे पिताजी जो है MLA हैं, और मैं खुद जो है IAS हूँ। तो तुम्हारा बल कमजोर है कि स्ट्रांग है बात करते समय? तो बस समझ लो फिर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होता है। चंद्रमा तो वही हो, तुम तो वही हो। सिचुएशन और तुम्हारा बल, तुमको बल मिल रहा है। अब घर में इतने लोग मजबूत है, मुझे इतना कुछ आता है, तो तुम मजबूत बिहेव करोगे। तुम कहीं घिस रहे हो, कम होते जा रहे हो, तो तुम कैसे बिहेव करोगे? अबे तुम भी यार कैसे ज्योतिष बनोगे मुनीस? नाक हटाओगे तुम, नाक आगे जा। कौन पढ़ाई था यही पूछेगा, कोई कितने पढ़ाया था, तो हमारा नाम ना लेना। एक गुरु और जैसे अबे बस हो गया, पहले तुम बेसिक फंडामेंटल पढ़ के आओ, उसके लिए बेसिक क्लास शुरू करेंगे, वो ज्वाइन करना। 14-15 दिन अभी बाकी सबको तो तुमको सारा टाइम लगा देंगे, तो बाकी सब क्या करेंगे? इंतजार करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन रोल लो अपना, 15 दिन में सबका जवाब दें, फिर ठीक है करके कल का क्वेश्चन बढ़िया से फ्रेम करके रखो, कल जो पूछना है। चलो भाई अनिरुद्ध नेक्स्ट। संजय जी पूछिए। नमस्ते गुरुजी। हाँ कौन? संध्या? हाँ जी सर। हाँ बिटिया बताओ। सर मुझे ये पूछना, अगर धनु लगन की कुंडली है उसमें 6th हाउस में, तुम लोग अपने सवाल पे ना जाओ, हमें सबको सिखाना है भाई। सब लोग समझ लो, धनु लग्न की कुंडली 9 नंबर से स्टार्ट होती है। गुरु की दूसरी राशि चतुर्थ हाउस में पड़ती है, यानी मीन राशि। धनु लग्न होगी, मीन राशि चतुर्थ हाउस में पड़ेगी, उत्तम हाउस में मिथुन राशि पड़ेगी, और नवम हाउस में वर्गो या कन्या राशि पड़ेगी। ये तो केंद्र की बात हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग अपना त्रिकोण अपोकिलियम वो सब भर लेना। अब क्या अगली लाइन बोलो अपने सवाल की। सर मुझे पूछना 6th हाउस में जुपिटर केतु अब है। रुक जाओ, जल्दी नहीं करना। अब
अब इसने कहा 6th हाउस, जब भी धनु लग्न होगी तो वहां पे 6th हाउस में तुम लोग सोचो कि वहां पे 2 नंबर होगा। 2 नंबर जो होता है वृष लग्न, वृष राशि होती है, यानी कि शुक्र की राशि है। तो धनु लग्न वाले के 6th हाउस में वृष राशि, जहाँ पे बैल का साइन होता है, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी होती है, जो कि नेचुरल काल पुरुष की कुंडली में धन स्थान, कुटुंब स्थान, वाक्य स्थान का घर है। 6th हाउस क्या है? काल पुरुष में वहां बेसमेंट में वर्गो राशि है, लेकिन उसके ऊपर कौन सी राशि आ गई है? वृष आ गई है। वृष जो है एक्युमुलेशन, धन, परिवार को बताती हुई राशि है। अब अगली लाइन बोलो अपने सवाल की। सर इसमें जुपिटर और केतु एक साथ बैठे हुए हैं। अब इस बिटिया का कहना है कि धनु लग्न की कुंडली में लग्नेश चला गया और केतु चला गया। अब जब परिवार का बैकग्राउंड मिल रहा है तो लग्नेश केतु के साथ है, तो लग्नेश केतु क्या है? दूरी करता है। तो ऐसा आदमी परिवार से दूरी कर सकता है, धन से दूरी कर सकता है, परिवार की एसेट्स जो है कोर्ट कचहरी में घूम सकते हैं, हाउस में। ठीक है, आप समझो। जुपिटर लग्न हो गया जो कि धनु लग्न है, तो धनु लग्न का मालिक जुपिटर और केतु क्या सेपरेटिव टेंडेंसी का प्लैनेट है। 6th हाउस क्या है? रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा। तो 6th हाउस नेचुरल ये सारी चीजें बताता है। राशि कौन सी पड़ रही है? वहां पे पड़ रही है राशि परिवार की, एक्युमुलेशन की, धन की, वैल्यूज की, आवाज की, फूड हैबिट की, बैल की, इन सब चीजों से आदमी को दूर करने का हो सकता है। अभी बाकी चार्ट हमें नहीं पता, लेकिन एक जनरल सीखने के लिए तुम लोगों को ऐसे सीखना है। तुम्हें भी समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? जी सर। तो तुम अगर हमसे ये पूछना चाहती हो कि जुपिटर केतु वहां पे क्या करेगा, तो हम नहीं बताएंगे। हम क्या क्या कर सकता है ये बताएंगे। तुम्हारे चार्ट में लगे या ना लगे उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। कोई चार्ट में तो तब लगेगा जब हम पूरा चार्ट देखेंगे। तुम्हारे हिसाब से जुपिटर केतु से ही मतलब नहीं, हो सकता है कोई और दृष्टि पड़ रही हो सकता है नौमान की कुछ और पोजीशन हो, तो ये बताना इतने से पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो इतने से सीखने वाली बात है वो सब लोग सीखे कि जुपिटर लग्न का प्लैनेट है, केतु सेपरेटिव टेंडेंसी। अब ऐसे में क्या होता है? 6th हाउस क्या है? यानी कि घर, 6th हाउस क्या है? चैलेंजेस है, लिमिटेशन है कि इस जातक के जीवन में इतना रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा आया हो कि जुपिटर रूप, इसने जुपिटर और केतु के अध्यात्म को अपना लिया हो कि बस बहुत हो गया, बहुत किया सम्मान, अब नहीं करूंगा। ठीक है, तो सम्मान करने के बाद ये क्या करेगा कि अब जो है, क्योंकि मुझे इतने कष्ट मिल गए, तो जुपिटर और केतु यानी लग्न को धर्म और केतु यानी कि स्पिरिचुअलिटी उसने अपने जीवन में उतार लिया होगा डेली रूटीन में। कष्ट के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, परिवार से तिरस्कार के बाद। ठीक, क्या इनमें से जो इतनी बातें बताई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लगी नहीं लगी, तो समझ में आया तुम्हें कैसे देखना है? हाँ जी सर। सर एक चीज और पूछी थी, अगर 12th में मंगल और राहु हो और जुपिटर की दृष्टि हो तो कुछ? अभी मंगल राहु पढ़ाएगा, राहु जो पढ़ा देंगे, मंगल राहु 12th में होगा तो क्या होगा? भाइयों से लड़ाई होगी, प्रॉपर्टी का दान देना पड़ जाएगा, प्रॉपर्टी का खर्चा हो जाएगा। मंगल प्रॉपर्टी है, मंगल भाई है, मंगल खून है। अगर 12th हाउस में है तो इसका मतलब खून की प्रॉब्लम हो सकती है। राहु बैक्टीरिया माइनस का कारक है, बेड प्लेजर है। मंगल जो है सेक्सुअल ऊर्जा है, राहु जो है फॉरेन एलिमेंट है, यानी ऐसा आदमी परवर्टेड हो सकता है, अनसेटिस्फाइड सेक्सुअल डिजायर्स हो सकती हैं। तो ऐसे तो जितने वेरिएशन बनाना चाहो बना लो, उनमें से कोई मंगल से रिलेटेड। पर जुपिटर की दृष्टि हो तो कैंसर का चांस सुधर जाएगा, तो थोड़ा उतनी हिम्मत नहीं कर पाएगा, वरना मंगल राहु को रेप करा दे। लेकिन जुपिटर की दृष्टि है तो सोचता रहेगा, कर नहीं पाएगा। ठीक है, चलो आगे चलो भाई। ये अमृता जी की ने कभी सवाल नहीं पूछा, अनुरूप सबसे पहले अमृता जी को करो, शायद जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। हाँ राइट, ठीक है, अनम्यूट करें। प्रणाम सर। प्रणाम अमृता जी, आपको समझ में आ रही है कुछ चीजें? हाँ हाँ सर, समझ में आ रही हैं। चलिए बढ़िया। जी सर, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। और सर आप जो है ना बेसिक से कोई एक कोर्स जो है लाइए। मैम ये कोर्स बेसिक ही है, हम कहाँ एडवांस पढ़ाते नहीं हैं? सर, एक कंप्लीट कोर्स। अच्छा कंप्लीट कोर्स, ठीक है ले आएंगे। जी जी। तो सर अजय मेरा साहब क्वेश्चन, से बात करेंगे। जी जी सर, क्योंकि मैं आपका एक कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहती हूँ। हाँ मैं 3-4 महीने लगेंगे, लेकिन तुम लोग को तैयार कर दूंगा। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर 4th हाउस में जुपिटर नीच का हो और रुक जाओ 10th हाउस से, बस रुको पहले 4th हाउस जुपिटर नीच का ऐसा समझ लेते हैं। यानी कि 4th हाउस में जुपिटर नीच का होगा तो कर्क राशि होगी, यानी ये नेचुरल कालपुरुष का मेष लग्न का चार्ट हो गया। नहीं सर, ओ सॉरी, जुपिटर नीच का मकर राशि, 10 नंबर पड़ा। 4th हाउस में मकर राशि पड़ेगी तो जुपिटर नीच। तो जब अगर 10 नंबर वहां पे पड़ेगा तो तुला लग्न का चार्ट हो जाएगा। जी जी।
जी। हाँ, तुला लग्न का चार्ट हो गया। तो पहले तुम हमको ये बताओ कि तुला लग्न का जातक जो है बैलेंस, काम त्रिकोण में वो जी। जन्म लिया। अब चतुर्थ हाउस में, अब देखो बेसमेंट में तो हमेशा कर्क राशि रहेगी, काल पुरुष की विष्णु की कुंडली जी। बेसमेंट में रहती है। उसके ऊपर टाइम फेम इस जन्म के जो उसको कार्य करने हैं, माता, वाहन, भूमि के प्रति, वहां पे एनवायरमेंट उसको मकर का मिल रहा है, व्यापारिक मिल रहा है। जी। माता धर्म पे चलने वाली होते हुए भी अपना नफा नुकसान मतलब भगवान से भी बार्गेन कर लेगी। देखो 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाया था लेकिन अभी तक हमारा काम नहीं हुआ। क्यों? जी। कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती भाई? क्योंकि व्यापारिक राशि पड़ गई ना वहां पे। जी। लेकिन धनु है, मंदिर है, तो धार्मिक है, लेकिन धार्मिकता भी किस तरह की है कि मतलब अब क्योंकि अगर मान लो थोड़ा बहुत रंग चढ़ गया उस चीज का, तो कहीं ना कहीं भगवान से भी बार्गेनिंग होगी, क्योंकि फोर्थ हाउस माता का है। अब आपने मुझे यहाँ बताया, यहाँ पे कौन सा प्लेनेट बैठा है? सर 10th हाउस से उस पर शनि की दृष्टि है। अभी दृष्टि पे ना जाओ, कोई प्लेनेट बैठा है वहां पे। हाँ सर, 4th हाउस में जुपिटर बैठा है। फोर्थ हाउस में जुपिटर बैठा है। तो अब इसको समझो, तुला लग्न में जुपिटर जो है कोई बहुत अच्छा प्लेनेट नहीं है। तुला लग्न में जुपिटर किन दो घरों का मालिक बनता है? एक तो थर्ड लॉर्ड सर बनता है, 3rd और 6th का। थर्ड और 6 बनता है। त्रिषड आय, 3 6, 3 6 का मालिक होके पराक्रम और बीमारी और शत्रु। तुमने पराक्रम और बीमार शत्रुओं को कहाँ बैठा लिया? अपने 4th हाउस भाव में बैठा लिया, वो भी वो डेबिलिएटेड होके, जो भी उसको वहां पे डेबिलिएशन में है वो। ठीक है, तो जी। अब बताओ, सोचो कि जब तुमने पराक्रम यानी घर में पराक्रम, माता से पराक्रम, आपस में पड़ोसियों से पराक्रम, क्योंकि पड़ोसी का भी प्लेनेट है वो, थर्ड लॉर्ड भी है, तो पड़ोसी तुम्हारे घर में अतिक्रमण कर रहे हैं, नीच तरीके से कर रहे हैं, तो उन सबसे तुम्हें कष्ट मिल सकता है। समझने के लिए अभी तुम्हारे चार्ट में क्या हो रहा है, इस पे हमें इससे कोई लेना देना नहीं, तो तुम्हारे चार्ट में क्या हो रहा है वो तुम पूरा कंप्लीट चार्ट देखेंगे तब पता चलेगा। लेकिन सबको समझाने के लिए समझो कहाँ कहाँ का लॉर्ड होके जुपिटर वहां पे कलाकारी कर रहा है नीच का होके, और जुपिटर को वहां एनवायरमेंट ठीक मिल नहीं रहा है। यानी कि अब सिक्स लॉर्ड होके अगर वो सुख स्थान पे आया तो सिक्स लॉर्ड क्या है? हाउस ऑफ कंपटीशन भी है। हाँ, हाउस ऑफ कंपटीशन भी है। अब तुम एक समझ लो कि जैसे गांधारी अपने साथ शकुनी को लाई थी, जी। तो अब इससे कोई प्रिडिक्शन कर पाओगी? इतने सेंटेंस है मेरे, सोचो, फिर प्रिडिक्शन करना सीखो। मामा 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 घर पे कला। हाँ, तो कैसे है कॉम्बिनेशन समझाओ ना, कैसे मामा घर पे आ रहा है? तो 6th हाउस से। क्योंकि सिक्स हाउस मामा का है या मौसी का है, घर में आके बैठ गई है। यानी माँ जो है अपना ज्ञान किससे लेती? टेलीफोन पे। मौसी या मामा से। दिन में चर्चा करती है, बाद में घर में कलह मचाती है। शादी के बाद यही मदर इन लॉ हो जाती है। माँ जो है चंद्रमा या फोर्थ हाउस जो है ये मदर इन लॉ को भी देख सकते हैं। तो इसमें क्या समस्या है? अब ये तो हमने तुमको एक कारक उठाया, अभी हम सिक्स हाउस के 10 कारक उठा लेते हैं। जैसे मान लो गुरु है, तो इसका मतलब जो तुम्हारी माता का टीचर है या सत्संग में जाती है, वो मीठी मीठी बातों से उनका पैसा चुरा रहा है छठे भाव से। छठा भाव जब बैठा है तो चोर बैठे घर पे, मंदिर के चोर है। तो तुमको सारे कारक सिखाए हैं ना, वो एक एक कारक खुद भी तो देखो। तुम लोग क्या करते हो, चार्ट को हमारे सामने प्रेजेंट कर देते हो। अरे भाई, इसमें हम तुम्हारे चार्ट पे क्यों प्रेडिक्शन करें? हम तो तुमको जब सिखा रहे हैं तो हम तो ये सबको सिखाएंगे ना कि तुम लोग कैसे जोड़ो। अब तुम और जोड़ लो। अब जैसे कि फोर्थ हाउस जो है, अब हमने उस दिन तुमको जैसे मान लो वही बताया था, ऐसे आदमी को अपना सीना खुला रखने की आदत होगी क्योंकि नीच का गुरु बैठा है। ठीक है, क्योंकि फोर्थ हाउस चेस्ट का है। गुरु जो है धर्म पूर्वक पालन करना चाहिए, वहां पे वो अधर्म पूर्वक पालन कर रहा है। तो भाई जब अगर हम दीप क्लेवेस दिख रहा है या सलमान के अंदर की तरह शर्ट बार बार उतार के नचा रहे हैं सौरभ गांगुली की तरह, तो उस समय उस सेकंड के लिए उसका गुरु जो है डेबिलिटेड हुआ है। हाँ। ठीक है, तो आप जितने कारक सब लगा डालो, सबसे प्रेडिक्शन निकलेगा। अच्छा सर, और उससे जो 7th दृष्टि पड़ रही है सैटर्न की, तो वो उसका नीचपन नहीं करेगी? वो एक अलग क्वेश्चन है। पहले बेसिक तो सीख लो, उसके बाद वो हमने ये थोड़ा ये सारे प्रेडिक्शन लग जाएंगे। ये सारे प्रेडिक्शन निकलते हैं जैसे जैसे दृष्टि पड़ेगी और कोई ग्रह देख लेगा नवमांश में, वो सारे ग्रहों में इन्हीं की प्रेडिक्शन में ऑल्टरेशन हो जाएगा। लेकिन तुम पहले फर्स्ट लेवल का प्रेडिक्शन तो निकालना सीखो। अब शनि की दृष्टि पड़ गई, अब तुमको हम समझाते हैं शनि की दृष्टि क्या करती है? रोकती है। शनि की दृष्टि खराब होती है। तो अब मान लो ये प्रेग्नेंट वुमेन है, तो मिल्क दूध पिलाने में दिक्कत होगी इसको,
क्यों? क्योंकि जुपिटर है, सैटर्न रोक देगा तो यानी ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाएगी, बनेगा ही नहीं दूध, तो भी जुपिटर डेबिलिटेड है। कर्क राशि है, बैकग्राउंड माता का है, दूध का है, चंद्रमा का है, और वहां पे वो नीच का है, तो नीतियां पड़ सकती हैं, फिर उसके बाद तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अब लेकिन ये सब पे थोड़ा बोल देंगे, लड़के के चार्ट में नहीं बोल देंगे। अब लड़की, अब लेडी का चार्ट है मान लो 65 साल की, तब थोड़ा ये बोल देंगे। हाँ, अगर 30 साल के आसपास का चार्ट है, कह रही है कि अभी मेरी प्रेगनेंसी हुई है, तो बिना उसके कहे तुम्हें ये प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी कि शनि कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है। तो देश काल पात्र को जरूर जोड़ो। कोई 15 साल का लड़की क्वेश्चन कर रही, तब थोड़ा ये बोल देंगे, तब उसको शनि की दृष्टि है तो किसी और तरह से उसको उसकी उम्र के हिसाब से क्या प्रॉब्लम वहां पे हो सकती है वो बताई जाएगी, राइट? शनि रोकता है ना, ठीक है। अभी तो हमने ये नहीं कहा कि हमने आपको प्रेडिक्शन करने का टेक्निक सिखाया कि पहले तो आप एक एक स्टेप बाय स्टेप बैठाओ, एकदम से सब ना बैठा पाओगी। तो पहले तुमने, जैसे हमने पहले लग्न बनाई, फिर लग्न में वो किन घरों का मालिक है ये बनाया, फिर कौन बैठा है, फिर एनवायरनमेंट क्या मिला, फिर कितनी चीजों को वो रिप्रेजेंट करता है, एक एक करके वो माइंड में लाए, फिर दृष्टि वाली चीजें उसमें जोड़ी। अब तुम समझी नहीं। अब तुला लग्न की कुंडली में तो शनि योग कारक होता है, केंद्र त्रिकोण का मालिक होता है, तो शनि की दृष्टि खराब अच्छी हो जाएगी। हमने नेचुरल मान लिया कि शनि खराब है, लेकिन तुला लग्न की कुंडली है ना, तो तुला लग्न की कुंडली में तो केंद्र त्रिकोण का मालिक हो गया, शनि परम योगकारी हो गया ना, तो परम योगकारी ग्रह की इतनी खराब तो नहीं होगी, तो सर कुछ अच्छे प्रभाव दे देगा। तो अपने घर को देख रहा है, शनि अपने घर को देख रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई बचत भी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, आप पहले टेक्निक स्टेप बाय स्टेप प्रेडिक्शन की नजदीक पहुंचना है, प्रेडिक्शन पे नहीं कूदना एकदम से, नहीं सब गलत हो जाएगा। क्योंकि जरा सा एक तरफ से आप बनेगा, दूसरी तरफ से वो चीज, अब जैसे अभी एक तरफ से बनी कि शनि की हमने ये प्रॉब्लम बताई, लेकिन फिर आप देखो कि शनि अपने ही घर को देख रहा है, कुंडली का परम योगकारी प्लेनेट है, तो क्या तब भी इतना खराब रहेगा? नहीं रहेगा इतना खराब तब। कर्क राशि में बैठा हुआ है शनि, तो ऐसे समझना चाहिए, कर्म का प्लेनेट है इस चार्ट में, मान लो कर्म का प्लेनेट नहीं भी है सर, तो कर्म स्थान पे तो बैठा है, तो ऐसे जोड़ना है, धीरे धीरे जोड़ना है। जैसे इसलिए हम आपसे कहते हैं ना, पहले रुको, इतना बोलो, फिर पहले उसको समझ लो, फिर 2 शब्द बोलो, फिर उसको ग्रह लगा लो। इस तरह आपको ज्योतिष करने में आसानी होगी। चलिए अब कल, अभी आगे कई दिन है, तो पीछे अपना सवाल। क्यों भाई सरकार साहब, ठीक कह रहे हैं ना, गलत तो नहीं कह रहे ना हम? चलो भाई जी पूछिए। इसका सर विनय बोल रहा हूँ। हाँ विनय भैया। सर आपका क्लास तो बहुत वंडरफुल है सर, बहुत क्लियर समझ में आ रहा है। कल जो आपने पढ़ाया था, जहां पर आपने सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड का रिलेशनशिप बताया था, जिससे एसेट्स और इनकम बताया था, उसमें 212 4 थोड़ा उसकी क्लैरिटी लेना चाह रहा हूँ। अगर 212 होगा सर, तो उसमें एसेट तभी बनेगा जब 12th हाउस का काम करेंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर दान पुण्य करेंगे, ऐसा देखना चाहिए। क्योंकि 12th हाउस खर्चे के अलावा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, एसआईपी का भी होता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट का भी है। तो इसलिए आपको रेगुलर अपने उसको एक्टिवेट हो गया, तो वो तो एक्टिवेट हो गया, उसको आप रोक नहीं सकते। तो उसको बेवकूफी की जगह इन्वेस्टमेंट करके एक ऐसी तरीके से इन्वेस्ट कर लीजिए कि सेकंड हाउस की वेल्थ आपकी रेडी हो जाए। अदरवाइज वो पैसा तो आपका जाना ही है। तो जब जाना ही है, आपको पता है, ज्योतिष सीख लिया आपने कि हमारा 12th हाउस एक्टिवेट रहेगा पूरे जीवन और हमारा पैसा तो जाना ही, तो इससे अच्छा इसको अपनी पत्नी के अकाउंट में या अपने ही किसी ऐसी जगह डाल दें जहाँ आसानी से निकाल ना सके। अच्छा, लंबी और डोनेशन भी करना चाहिए रेगुलरली, बिकॉज वो 12th हाउस तो डोनेशन का भी है। बिल्कुल, 12th हाउस देने का ही नाम है, 12th हाउस में देना ही है। तो अगर अच्छे कार्यों में सुपात्र को, डोनेशन का मतलब जो वाकई जिसको जरूरत है, ये नहीं कि बड़े बड़े मंदिर में और जहाँ पे ऑलरेडी भरा पड़ा है वहां आपके पैसे का इस्तेमाल। आप जब डोनेशन दे रहे हो तो आपको उसका इस्तेमाल की जानकारी होनी चाहिए कैसे हो रहा है। ओके, 7-7 रिलेशनशिप है, तो उसमें क्या रहेगा सर? सम सब तक एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, ये न्यूट्रल रिलेशनशिप है, ना खराब है ना अच्छी है। अच्छा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्टिवेट कैसे करेंगे? मैं तुम्हें एक लाइन में 1-7 समझा देता हूँ, एक लाइन, जिंदगी भर कहीं भी लगा देना तुम्हें जवाब मिल जाएगा। यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक। तुम्हारे हो रही है, समझ गया। यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक। तो 1-7 यही है। और 4-10 4-10 क्या है? 4-10 है सुख, 4 है सुख, 10 है कर्मा। कर्मा करके सुख मिलेगा। ये तुम सोचोगे अपने आराम से सुख मिल जाएगा, बिना कुछ मिलेगा। 4-10 का मतलब है यू हैव टू परफॉर्म फॉर द लग्जरी और फॉर द सुख।
4 मतलब सुख, 10 मतलब कर्म, और 3 9 3 मतलब इच्छा पूर्ति, और 11 मतलब 3 मतलब पराक्रम, और 11 मतलब इच्छा पूर्ति। यानी यू हैव टू बेटर परफॉर्म पराक्रम, यू हैव टू पुट योरसेल्फ, यू हैव टू कम्युनिकेट फॉर योर फुलफिलमेंट। अच्छा, योर कम्युनिकेशन विल बी योर की टू सक्सेस। हाँ 3 है ना। हाँ, समझ में आ गया। for your desired fulfillment you have to communicate, you have to present, you have to speak, you have to put yourself. अच्छा, ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी चलेगा। that is good. That is Mercury is for online communication. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। Welcome sir, welcome. अंजलि जी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम सर। प्रणाम बिटिया अंजलि, कैसे हैं सर आप? एकदम ठीक हो बच्चे। सर पहली बात यह है कि मुझे ना 2 क्वेश्चंस हैं, और एक तो मेरा बुध से रिलेटेड है कि मेष लगन की कुंडली है और बुध 4थे घर में मतलब कर्क राशि में ही राहु के साथ और सूर्य के साथ आ जा रहा है, तो और उसमें उसकी दशा शुरू हो जाए तो वो राहु सूर्य बुध तीनों के फल देगा या फिर केवल वो अपने इंडिविजुअल फल देगा अपनी दशा में? बिटिया राहु बुध अपनी दशा में 3rd हाउस और 6th हाउस के रिजल्ट देगा जी। 4th हाउस में बैठ के 4th हाउस के भी रिजल्ट देगा। ओके। अंतर दशाओं में जब सूर्य और राहु की दशा आएंगी तो 4th हाउस के रिजल्ट और खुल के देगा। ओके ठीक है, अब इसको धीरे धीरे सिस्टमेटिकली समझो और आगे बढ़ाओ तो तुमको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी सर, एक्चुअली मैं इसमें ये लगा के चल रही थी कि 3रे और 6ठे घर का अगर लॉर्ड है तो हमें इसके डिस्पोजिटर भी देखने पड़ेंगे। या 3रे और 6ठे के डिस्पोजिटर तो बुध ही है ना सर, जो इनके जो घरों में बैठ गए हैं, फॉर एग्जांपल मिथुन में शुक्र और चंद्रमा बैठ गया और कन्या में मंगल और शनि बैठ गया। हर चीज की खिचड़ी पहले ना पकाओ, पहले बुध को तो समझ ले। अब तुम शुक्र में भी पहुंच गई तो शुक्र की कहानी सब बाद में है। पहले बेसिक फंडामेंटल, अगर बुध की महादशा आ गई है तो इस 17 साल में तुमको कहां से रिजल्ट पहले तुम्हें ढूंढने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, बुध जिन घरों का मालिक है 17 साल में उनको तो एक्टिवेट करेगा ही करेगा। अभी जो बैठ गए हैं उस पर भी आएंगे, वो सेकंड स्टेप में उन पे जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद वो जो है कर्क राशि में बैठा है, चंद्रमा की राशि। अब देखो एक कहाँ कॉन्सेप्ट है, बुध अगर प्रिंस है, चंद्रमा गर्भ है, तो बच्चा माँ के गर्भ में सबसे ज्यादा सेफ होता है। ठीक है, उस हिसाब से तो राशि, लेकिन चंद्रमा जो है, बुध जो है चंद्रमा से दोस्ती भी नहीं मानता है, इतना ज्यादा उनका संबंध भी नहीं है। तो यहाँ पे अब क्योंकि, लेकिन यहाँ पे बुध 3 और 6 का मालिक है, तो जब तक उसको कोई विपरीत राजयोग या कोई उसका वो ना हो रहा हो, अब 2 पापी ग्रहों के बीच में भी हो सकता है। तुमने तो सिर्फ इतना बोल दिया कि सूर्य और राहु के साथ है, तुमने हमको ये भी नहीं बताया कि वो सूर्य राहु के बीच में है, सूर्य राहु दोनों आगे हैं, सूर्य राहु दोनों पीछे हैं, कितना अंशात्मक दूरी इनमें कितनी है। तो ऐसे नहीं बिटिया बुध का पूरा खुल के 17 साल का सिलसिला हम तुम्हारे सामने बता सकते हैं। बात को समझो ना कि हमें, मान लो तुम्हारा बुध जो है राहु और सूर्य से के बीच में हिम्ड हो, पाप कर सकते हो, तब पूरे 17 साल की कहानी अलग हो जाएगी। मतलब कंट्रास्ट में फ्लेवरिंग सीजनिंग बदल जाएगी ना। तो ऐसा नहीं है, पहले बेसिक फंडामेंटल, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलने। अब तुम एक काम करो, हमारा एक कोर्स आ रहा है जो विंशोत्तरी दशा का, वो ज्वाइन करो पहले। सर वो कर लिया हमने ज्वाइन। बस तो परेशान ना, उसमें सब सिखा देंगे, थोड़ा सा बात। ठीक है सर, एक और चीज थी, जब क्योंकि आज जुपिटर आज हमारे को रेट्रोग्रेड ही मिल रहा है, तो जुपिटर सप्तम का लॉर्ड होके रेट्रोग्रेड होके एक तो पंचम भाव में आ रहा है, तो उससे जुपिटर सप्तम का लॉर्ड होके रेट्रोग्रेड होके पंचम भाव में जब भी आएगा तो ये मान के चलो, कोई आदमी अपनी शादी में जो प्यार, जो मोहब्बत एंजॉय करना चाहता है वो एंजॉय नहीं कर पाएगा, उसको लैकिंग लगेगा, बार बार रिश्ते में भागेगा। और बदल भी सकते हैं रिश्ते, एक जनरल क्यों? क्योंकि वक्री है। वक्री का होने का मतलब पीछे जाके फिर से वही काम रिपीट करना। तो अगर सप्तम तो शादी से रिलेशन है, तो शादी के और पंचम से भी रिलेशन हो गया, तो वो जो लव मैरिज में बार बार लव करेगा, बार बार फेल होएगा। और सर आज का हमारा एक वो था कि ना जुपिटर रेट्रोग्रेड सेम 7th का ही लॉर्ड, सर आज वही मिल रहा है हमारे को, 7th का ही लॉर्ड और राहु के साथ में था। तो हमने उनसे पूछा कि मैरिज लाइफ कैसी चल रही है, तो बोल रहे हैं कि ना थोड़े से क्लैशेस हैं। तो हमने उनको बोला कि क्लैशेस नहीं है, क्लेश बोलते हैं उनको, अपनी वोकैबुलरी ठीक करो।
नहीं ठीक है, तो होगा भाई, जुपिटर और राहु जब है तो राहु कंफ्यूजन तो कर ही देता है। जी सर। चलो तो बढ़िया है, तुम सीख रही हो और कुछ ना कुछ माइंड ओपन हो रहा है, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। सर बहुत कुछ सीख रहे हैं, और अगर आप परमिशन देंगे तो केवल एक बात और बोलूंगी। बोलो बिटिया फटाफट। सर एक्चुअली आपने जो मंगल सिखाया, मंगल आपने सिखाया, तो आज हमने जब चार्ट लगाया तो हाँ। वृश्चिक लगन का चार्ट लगा और मंगल चौथे घर में था। ओके। तो हमने उनको बोला कि देखो, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इशू होंगे और हो सकता है कि कहीं फंस जाए, आपको प्रॉपर्टी का सुख नहीं होगा। तो कुछ और कॉम्बिनेशन भी थे डेफिनेटली। तो उसके बाद में उनका हुआ कि एक प्रॉपर्टी उन्होंने ली, उनका एप्रिसिएशन नहीं हो रहा। दूसरी प्रॉपर्टी माता की जैसे ही डेथ हुई, उसके बाद में अपनी बहन ही दुश्मन हुई। रीजन बुध मेष राशि का छठे घर में ही आ गया। हम्म। ठीक है। और तीसरा, उन्होंने अपने मामा के साथ में मिलके एक प्रॉपर्टी ली जो कि ननिहाल से पहले भी नहीं मिली। फिर से उनको वही आधे पैसे भरने हैं, जबकि शी इज नॉट मैरिड। ठीक है। तो उन्होंने उसमें लिख दिया कि अच्छा ठीक है, अगर हमारे में से कोई भी जो पहले चला जाएगा, ये प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। ओके। ठीक है। सो ये एक और कॉम्बिनेशन था जिसमें कि, और इसमें क्या था, शनि सप्तम में बैठा था, तो वो अपना दशम दृष्टि भी दे रहा था। तो माता जो है यहाँ पर 15-16 साल जो है बेड पे रही हैं। ओके। जी सर। राइट राइट राइट। शनि जाने भी नहीं दे रहे थे, और वो टोटल, वो जो आपने बोला ना कि दृष्टि वो जो है जाने से रोकेगी, किसी भी चीज को होने से रोक रही है, तो प्रॉपर्टी में भी सुख नहीं दे रहा है और माता को भी जाने से रोके रखा। 16 साल तक इन्होंने शादी की, मतलब सॉरी, रोके रखा। और इनकी इसी वजह से शादी भी नहीं हुई, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। शुक्र साथ में ही था इनके, शनि शुक्र और सूर्य। राइट। तो चलिए, अब आप लोग कम से कम कारकों को जोड़ के कुछ तो समझने लगी। और देखो, ये सारी चीजें समझने के लिए तुमने कोई ना डिविजनल चार्ट देखा ना कुछ देखा, खाली कारक और उनकी एनर्जी को ही तो ब्लेंड किया होगा। जी सर। बस इसी में जैसे जैसे एक्सपर्टीज होती जाएगी, चार्ट अपने आप तुम्हारे सामने खुलता जाएगा, अनफोल्ड होता जाएगा। चलो, हमारी मुबारक शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। अनुज भाई, अब किसी और को ले लीजिए, और फिर अब जिसको भी लेंगे वो लास्ट क्वेश्चन है। बाकी तुम लोग परेशान नहीं होना, अभी 3-4 दिन है, कल इन सबके नाम याद सर। करेंगे, उनको पहले ले लेंगे कल। हेलो हाँ, कौन? हेलो सर, हाँ, प्रीति। हेलो, बोलिए। नमस्ते हाँ, नमस्ते सर। बोलिए। सर मेरा एक कंफ्यूजन था। जैसे मेरे पास कोई चार्ट आता है और उसमें अगर वो अपने पेरेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन अगर उनके 4-5 भाई बहन हैं, तो हम फिर किसके हिसाब से देखेंगे? मतलब जैसे अगर मून है क्या मतलब है? तुम किसी के भी चार्ट से देखो, अगर देखो, पहली बात तुम ये समझो, पेरेंट्स के नेचुरल कारक हैं चंद्रमा और सूर्य। नेचुरल हाँ सब जी, हाँ दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका सबका नेचुरल कारक चंद्रमा को। हाँ तत्कालिक जी, चार्ट में 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड को देख लो। अब 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड का संबंध लगने से कैसा है? 3-7 है, 2-12 है, 4-10 है, 5-9 है। फिर वो दोनों प्लैनेट जो हैं, वो जो है 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड लगने के मित्र शत्रु किस तरह की कैटेगरी में आ रहे हैं, वो देख लो। ओके। फिर वो चार्ट में ये तो किस एक दूसरे से किस पोजीशन में बैठे वो तुम देख ही लोगे। ठीक है। फिर दृष्टि वाइज इनके ऊपर कोई जैसे मान लो लग्नेश पे कोई शुभ दृष्टि है, लग्नेश अच्छे नेचर का नजर आता है, लग्नेश जो है पायस है, पवित्र है, गुरु का ज्ञान उसको मिल रहा है दृष्टि से, तो वो सभी के साथ अच्छा बिहेव करेगा। फिर चाहे माता पिता हो, क्योंकि गुरु प्रज्ञा है, धर्म पे चलने का पालन। अब वही राहु है और इस तरह के ग्रह उस लगने को देख रहे हैं, तो पापी है, बदमाश है। फिर वो चाहे भाई हो, बहन हो, माता पिता, समाज, चिड़िया, बत्तख, पानी, सभी के साथ वो अन्याय करेगा। तो इस तरह से तुमको एक पिक्चर बनानी पड़ती है, फिर धीरे धीरे उस पर आगे बढ़ना पड़ता है। तो पहले पिक्चर बनाने का सबसे पहले किसी भी सवाल का रॉ मटेरियल उठाना सीखो। जैसे तुमने कहा माता पिता से संबंध, 5 और 4 की बात अभी भूल जाओ। जैसे बात है, 5 बच्चे होते हैं तो 2-3 उनमें से 1-2 का माता पिता को चाहते हैं, 1-2 कहीं दूर चले जाते हैं, वो चाहकर, ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहते, लेकिन उनके पास अपने काम है, विदेश में सेटल है, दूसरे शहरों में सेटल है। तो यहाँ पे ये अब ये एक चार्ट कॉम्बिनेशन बताएगा कि माता पिता के पास कौन रहेगा, कौन स्थिर रहेगा, कौन दूर रहेगा, कौन साल में 2 बार आएगा, कौन 5 साल में 1 बार आएगा, कौन सिर्फ पैसे भेजेगा, कौन शरीर से मदद करेगा, कौन पैसे से मदद करेगा। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे जब तुम ज्योतिष से पुरानी होगी तो तुम्हें नजर आएंगी सारी। क्योंकि सर मुझे किसी ने बोला था कि फर्स्ट भाव के, ग्रहों के गुण, तत्व, धर्म अच्छे से समझने पड़ेंगे तुम्हें। ओके, नहीं बिकॉज सर किसी को मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया कि जो फर्स्ट बच्चा होता है उसी से देखा जाता है, उसके ही चार्ट से पूरा प्रॉपरली पता चलता है, बाकियों से इतना नहीं ये होता।
हम तुम्हारी बात मान सकते हैं, फर्स्ट बच्चे से भी देखा जा सकता है, क्योंकि हमारे वैदिक शास्त्रों में प्रथम बच्चे का बड़ा इंपॉर्टेंस है। 5 बच्चे थोड़ो राजा बन जाते हैं। अब दशरथ हम्म। 5 लड़के थोड़ो राजा बन गए, बने तो रामचंद्र जी ही राजा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये देश काल परिस्थिति की बात है कि हिंदुस्तान में ओके। बड़े लड़के का महत्व है, तो बड़े लड़के से इसलिए इसका उसका महत्व इसलिए उससे देखा जा रहा है। ठीक है, ये हम इसमें नहीं, हम तुम्हें गलत नहीं कहेंगे, तो यहाँ पे देश काल परिस्थिति तो कई मतलब बड़ा लड़का भी हो कल्चर सकता है, लड़की भी हो सकती है ऐसे। हाँ उसमें कोई बड़ा कोई भी, हाँ। और एक बड़ी सर मेरा, संतान की बात कर रहे हैं। वैसे तो पहले बड़े पुत्र की बात की जाती थी, लेकिन यहाँ पे अब हाँ देश जी, काल के हिसाब से बड़ी संतान, पहली संतान की बात भी कर सकती हूँ। हाँ जी। सर एक और चीज था जो मतलब मैं मेरे लिए बोलना चाह रही हूँ सर। मुझे ना बहुत, जैसे आप पढ़ा रहे हो तो सब कुछ बहुत क्लियरली समझ में आता है। इनफैक्ट मैं जब चार्ट भी देखती हूँ तो बहुत से ऐसे, बहुत बार ऐसा होता है जैसे कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं उसको बता भी देती हूँ, लेकिन जब सर बैठ के उसको जब चार्ट पे बनाना तो पता नहीं क्यों कंफ्यूज, जबकि मैं बहुत कुछ सही बता देती हूँ, वो बोल भी देते हैं, एग्री भी कर लेते हैं कि हाँ ये सब एकदम परफेक्ट बताया, लेकिन जब उसको चार्ट में लेके बना के लिखने आता है तो पता नहीं, मैं ऐसा लगता है जैसे मैं ब्लैंक हो चुकी हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता फिर मैं कैसे करूँ। कभी कभी ये स्टेजेस आती हैं कि कुछ लोग जो है इंट्यूटिव पावर से जो बोल देते हो जाता है, जिनको लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए इतना परेशान होने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ज्योतिष में जरूरी थोड़ी कुछ लिखना है, तुम्हें तो मनन करना है ना, विचार करना है कि ये कॉम्बिनेशन है, तो इससे और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, क्या है। जो अगर लिखने का मन करता मत लिखो, तुम खाली माइंड में हाँ, तो क्योंकि कोई होता है सर, मैं मतलब कितनी बार ऐसे हुआ है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो मतलब मैं उनके पेरेंट्स के लाइक बोल दूंगी कि अच्छा तुम्हारे उनका कलर ये है क्या, वो ऐसे है क्या, ये सब कुछ करेक्ट है, पर वही अगर चार्ट में लेके बैठ के लिखने जाऊं तो मैं ब्लैंक हो जाऊं। क्या तुम्हारे चार्ट में केतु चंद्रमा का कोई आपस में हाँ, संबंध तो फर्स्ट हाउस में ही है मून कैंसर साइन। है? तो लग्न से है, इसलिए वो इंट्यूटिव हो, पैदाइशी ब्रह्मा का संदेश है इंट्यूशन। तो चलो बिटिया, अब कल कुछ दिन हम भी हो गए। बाकी देखो, जिन लोगों के हाथ उठे, सवाल का जवाब नहीं मिला, परेशान ना हो। अभी हम लोग 8-10 दिन साथ में हैं, कई दिन हैं, तो हम लोग जो है सबके सवाल धीरे धीरे ले लेंगे। सवाल समय हमारे पास भी, आप लोगों का भी, सब लोग एग्जॉस्ट हो जाते हो, लिख लो जो माइंड में है सवाल, और दूसरों के सवाल से भी सीखने का प्रयास करो। अब जो भी तुम लोग सवाल जो दूसरे लोग पूछते हैं, हम उनके पर्सनल रिप्लाई ना करके उसको सवाल लेंगे उनका सबका, लेकिन उसको अपने हिसाब से मोड़ करके तुमको सीखने का पर्पज से उसके सवाल को बताएंगे। जैसे हमें इनसे मतलब नहीं इनका क्या कर रहा है हम, लेकिन जैसे इन्होंने कहा ये, तुमने कहा ये लग्न है, उसमें ये तरीका सिखाते जाएंगे तुम लोगों को, जिससे कि इंटरेस्ट भी बना रहे और ये भी ना हो कि कोई अन्याय हो रहा है। कोई पर्सनल चार्ट का सही बात है, कोई महत्व नहीं, कोई पूरा चार्ट जब तक होता नहीं है तो हम कोई ब्रह्मा तो है नहीं कि जो बोल देंगे वो हो जाएगा। तो हम तो डेटा ही, हम तुम लोग बताने के हिसाब से तो रॉ मटेरियल उठाते हैं चार्ट से, पहले तुम लोग भी रॉ मटेरियल उठाना सीखो और उसको ब्लेंड करना सीखो। और लहरी भैया, हम चाहते हैं आपसे बात करना, लेकिन कैसे करें ये हमें नहीं पता। हमारा नंबर आप नोट कर लो। नंबर क्या, नंबर आपका होगा, कर लीजिएगा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरा नंबर पड़ा हुआ है, तो हम आपसे व्यक्तिगत तौर पे कुछ बात करना चाहते हैं, तो जब समय कल हो तो मिला के बात करिएगा प्लीज। थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर। Recording stop.